नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया है। यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये नोटिस जारी किया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने कांवड़ यात्रा को लेकर इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को की जाएगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर सुनवाई की जानी है। कांवड़ यात्रा की इजाजत के मामले में ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, हाल ही में कांवड़ यात्रा को रद्द करने की मांग की जा रही थी और जिसकी वजह से कांवड़ यात्रा कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई थी। बता दें, आगामी तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया था, लेकिन अब इस फैसले पर एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई की जानी है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, लखनऊ में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। चारबाग से विधानसभा तक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है, जहां पर 2015, 2018 और 2019 तीनों सालों की भर्तियों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि भर्तियों में खाली सीट को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर करीब 3 साल के अभ्यर्थी मौजूद हैं और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्तियों में खाली सीट को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। चारबाग से विधानसभा तक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि साल 2015, 2018 और 2019 इन तीनों सालों की भर्तियों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस भर्तियों में खाली सीट को लेकर एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया है और लगातार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। और इसी बीच काकोरी कुकर कांड में एक बड़ा खुलासा हो गया है। एटीएस की रिमांड में चल रहे संदिग्ध आतंकी मिनहाज और मशरुद्दीन, इनके मोबाइल जो है बरामद किए गए हैं और मोबाइल में 12 वीडियोस मिले हैं। दावा है कि ये वीडियो उनके हैंडलर ने भेजे थे। वीडियो उन्माद से भरे हुए और युवाओं को बरगलाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इन वीडियो का इस्तेमाल अल-कायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद के आका भी कर रहे हैं। इसी बीच एटीएस को इन दोनों की कॉल डिटेल से पता चला है कि अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर में की गई है। कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल 8 और 9 जुलाई को की गई है और इन्हीं कॉल डिटेल्स के आधार पर अब एटीएस ने अलग से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए अब एटीएस की 3 टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है और इसी बीच मिनहाज के 4 बार नेपाल में 2 अलग अलग लोगों से बात किए जाने के भी सुराग मिले हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। आगे आपको बता दें कि लखनऊ के काकोरी से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी अभी एटीएस की कस्टडी और रिमांड में हैं और इसी बीच दोनों आतंकियों ने कई ऐसे राज उगल दिए हैं। आतंक का वो क्रैश कोर्स डिकोड कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल आतंक के आका युवाओं को बरगलाकर आतंक की दुनिया में धकेलने के लिए करते थे। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन पर भारत सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम जो वैक्सीन अन्य देशों को भेज रहे हैं, वही वैक्सीन भारत को भेजे जाने के लिए भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत सरकार से हरी झंडी मिलने पर
हम उन टीकों को तेजी से भेजने के लिए तैयार हैं। नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका के टीके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत के लिए इसमें समय लग रहा है क्योंकि आपातकालीन आयात के लिए कुछ कानूनी बाधाएं हैं। अमेरिका ने पहले अपने घरेलू स्टॉक से 80 मिलियन खुराक दुनिया भर के कई देशों के साथ साझा करने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में भारत के हिस्से के तहत इसे अमेरिका के मॉडर्न और फाइजर की 3 से 4 मिलियन खुराक मिलने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर मॉडर्ना को भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं अब फाइजर ने अभी तक भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन नहीं किया है। इसी बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने आगे कहा कि हम उन वैक्सीन डोज को भेजेंगे, इससे पहले जरूरी है कि सभी देश अपने स्थानीय परिचालन नियामक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर ले। भारत ने इससे संबंधित कानून प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए और समय मांगा है और एक बार जब भारत अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगा तब भारत को हमारी वैक्सीन की डिलीवरी तेजी के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी को जारी करने के मकसद से आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने और वातावरण को शुद्ध करना इस पॉलिसी का मकसद रहेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक अपने शहरों में कम से कम 10% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 150 चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया था। आपको बता दें कि करीब 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसी बीच पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी को देश भर में लागू करना होगा और इसके साथ ही देश भर में इस पॉलिसी को लागू करने के उद्देश्य से अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र पहला राज्य बनना चाहता है। राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि महाराष्ट्र को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मामले में काफी आगे ले जाना है, जिससे यह राज्य निवेशकों का केंद्र बन सके। राज्य सरकार इस तरह से और तेजी से काम कर रही है और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों को उनकी खरीद और मांग बढ़ाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकार का अनुमान है कि ऐसा होने से 2025 तक ईंधन की खपत 30 से लेकर 50% तक घट जाएगी। और इसी के साथ ही नई स्क्रैप पॉलिसी जारी की गई है। इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को अधिक से अधिक रिप्लेस करने में भी मदद मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि भारत और चीन सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर ये बातचीत की जा सकती है। और इसके अलावा दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। बताया यह जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में अपने चीनी समकक्ष के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC के मामले पर और जल्द से जल्द ईमानदारी से हल की बात पर जोर देंगे। बता दें कि एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर SCO संपर्क समूह की बैठक में भाग लेने के लिए तैयार होंगे। और इसी के साथ ही भाग लेने के लिए वो तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंच चुके हैं। इसी बीच SCO की बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान की आक्रामक स्थिति पर फोकस रखने की भी संभावना जताई गई है, जिसमें कट्टरपंथी ताकतों की ओर से तजाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क अमू दरिया और हेरात के जरिए ईरान के लिए एक अन्य जमीन पर कब्जा करना शामिल है। बताया जा रहा है कि तालिबानी चरमपंथी धीरे धीरे काबुल की ओर बढ़ रहे हैं और एक साथ चारों दिशाओं से घेर कर हमला करेंगे। आगे बढ़ने के दौरान तालिबानी कट्टरपंथी कई अफगानी सैनिकों की हत्या कर दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही तालिबानी कट्टरपंथियों ने दोबारा काफी मजबूती से पैर जमाना शुरू कर दिया है और इसके लिए तालिबानियों की ओर से हर हथकंडा भी अपनाया जा रहा है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। रात 1 बजे से पुलवामा में चल रही मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है।
ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आईजीपी कमिश्नर ने बताया है कि 2 स्थानीय आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी लश्कर कमांडर इजाज उर्फ अबू हुरैरा मारा गया है। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को तैनात भी किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक अधिकारी ने यह जानकारी भी दी कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया। आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद से ही यह अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया और सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की और इसके साथ ही पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और यह मुठभेड़ ऐसे समय में हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर गुरुवार को घाटी के कुछ इलाके बंद रहे। इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के किफायत रमजान सौफी और उल बद्र इनायत अहमद डार के रूप में हुई थी। और देश की राजधानी दिल्ली पानी की समस्या से जूझ रही है, जिसके कारण एक बार फिर से दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी की सप्लाई को लेकर एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली को दिए जा रहे पानी की सप्लाई को जानबूझकर कम करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली के सीएम को अपनी प्रशंसा की आदत है और विज्ञापन की भूख काफी बढ़ गई है। पानी की सप्लाई को लेकर छिड़ी जंग के बीच अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को अपना विज्ञापन करने की आदत हो गई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली को जितना पानी दिया जाना चाहिए उतना सप्लाई किया जा रहा है। उनका कहना यह भी है कि वहां पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रख रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि उन्हें भी अपने राज्य में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा पानी की जरूरत है, जिसके बाद भी वो दिल्ली को पानी सप्लाई जारी रखे हुए हैं। उनका आगे ये भी कहना है कि दिल्ली और हरियाणा अलग राज्य नहीं है बल्कि एक अच्छे पड़ोसी हैं। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा था कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को दी जाने वाली पानी की सप्लाई कमी की जा रही है, कटौती की जा रही है उसमें। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को करीब 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन की दर से कम पानी की सप्लाई कर रही है। इस पर राघव चड्ढा का कहना था कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में दिल्ली को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 33 में से 25 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोई भी मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इन जिलों में अजमेर, सिरोही, टोंक, पाली और कोटा शामिल है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। राजस्थान अब कुल एक्टिव केस गिरकर 613 पर पहुंच गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के पिछले 24 घंटे में सिर्फ 28 नए केस ही दर्ज किए गए। और इसी बीच जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 10 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि राज्य में इसकी अवधि 76 लोगों की है, यानी कि 76 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण कुल 8,945 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य में कोरोना पर काबू पा लिया जाए। और इसी बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगातार दूसरे दिन ब्रेक लगा हुआ है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। और इसी बीच राजधानी में आज भी पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर रहा है, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर रही।
इसी के साथ ही इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन डीजल की कीमत में मामूली सी कमी आई थी। 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले 74 दिनों में 10 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ ही राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीनों में 8 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गई है और बढ़ने के बाद नई कीमत अब 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पिछले 2 महीनों में कीमतों में वृद्धि के साथ ही मई, जून और जुलाई के बीच 74 दिनों में से 39 दिनों में ईंधन की दरों को संशोधित किया गया है, जिससे देश भर में खुदरा दरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। और इसी बीच केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अब 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। राज्य में अब 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि बाकी दिनों में कुछ ढील भी दी गई है और नए फैसलों के मुताबिक दुकानों को रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। साथ ही हफ्ते में अब लोगों के लिए बैंक में 5 दिनों के लिए कामकाज चालू रह सकते हैं। इसी के बाद ही आपको बता दें कि श्रेणी ए में सभी प्रकार की दुकानों और कारोबारी संस्थान सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन को छोड़कर बाकी दिन खुले रहेंगे। श्रेणी बी में जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। श्रेणी सी में यह आता है कि जरूरी सामान बिक्री की दुकानें सभी दिन चालू रहेंगी, जबकि अन्य दुकानों को सिर्फ शुक्रवार को खोलने की अनुमति होगी। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि वीकेंड पर राज्य में लॉकडाउन रहेगा। केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,798 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही महामारी से 100 मरीजों की मौत हो गई। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे ही दी है। कल मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी थी और आज आईएमडी के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 दिन की देरी के बाद मंगलवार को पूरे देश में मानसून पहुंच गया है। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि पूरे देश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जुलाई है, लेकिन मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी और इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया है। सोमवार को मानसून राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच गया, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। इसके बाद मौसम विभाग ने मानसून में दिल्ली आगमन की घोषणा कर दी थी। इसी बीच आईएमडी ने यह भी बताया कि पिछले 4 दिन से बंगाल की खाड़ी से पूर्वाई हवा चलने की वजह से बादलों का दायरा बढ़ गया है और कई जगहों पर बारिश भी हुई। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया है और अब ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों, साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी बचे हिस्सों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने 13 जून को पूर्वानुमान में कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून 15 जून तक पहुंच जाएगा। 5 जुलाई को विभाग ने यह भी कहा कि मानसून 10 जुलाई तक दिल्ली आ जाएगा, लेकिन इस बार भी उसका अनुमान गलत ही साबित हुआ। इसी बीच मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया, जबकि गुजरात, कर्नाटक और ऐसे कुछ हिस्से जो महाराष्ट्र के हैं वहां पर और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच विभाग ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। तो वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस का खतरा मंडराने लगा है। बता दें, जीका वायरस से संक्रमण के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसको देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि पूरे केरल में अलर्ट जारी नए जीका वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं।
फिलहाल केरल में 4 नए जीका वायरस के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ही ये मामले सामने आने के बाद से ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। केरल में जीका वायरस से लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उनका यह भी कहना है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में लगातार बढ़ोतरी से उनकी चिंता बढ़ गई है और उनके अनुसार एक ही मच्छर इन दोनों बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 नए मामलों के आने के बाद राज्य में जीका वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 23 के पार पहुंच गया है। तो वहीं चारों नए मामले तिरुवनंतपुरम से सामने आए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। फिलहाल तिरुवनंतपुरम और ऐसे जिले जहां पर पिछले कुछ वर्षों में डेंगू की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी, वहीं पर इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।